हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है रेक्टिफाई करना, ठीक करना, रेक्टिफाई करना। भाई किसका बैलेंस? आपका देखो कॉस्ट, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग से आप प्रॉफिट निकालते हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट निकालते हो, ऐसे देखो एक ही कंपनी है, एक ही बिजनेस है, तो दोनों मैच करना चाहिए, बट ये दोनों मैच नहीं करते हैं। तो इसी को जब हम किसी डेट पे फाइनल, मान लो 31 मार्च को हम फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बैलेंस दिख रहा होगा या प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो सेम प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। उसका क्या रीजन है? कॉज क्या है? कॉजेस है कि भाई पहले एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेट्स वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो है ज़्यादातर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल वैल्यू पे चलता है, जबकि एस्टिमेट्स वैल्यू आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एस्टिमेशन वाले वैल्यू यूज करता है, तो ये मैच तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई फाइनेंशियल में हम जानते हैं कि एसएलएम होता है या डब्ल्यूडीवी मेथड यूज होता है, जबकि यहाँ पे मशीन आवर रेट भी मेथड यूज होता है। मशीन आवर रेट बेस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जब एसएलएम डब्ल्यूडीवी से मैच नहीं कर रहा, तो इससे मैच करना दूर का बात है। तो ये भी एक रीजन हो गया। अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आ जाओ, तो फाइनेंशियल में आप कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, ये वाला कंसेप्ट हम कंसिडर करते हैं। जबकि कॉस्ट में हमने पढ़े कि भाई फीफो लिफो, तो ये इसीलिए फीफो लिफो के साथ मैच नहीं करता, तो फाइनेंस के साथ दूर का बात है। तो इसी तरीके से कुछ आइटम्स ऐसे भी होता है जो कि हम ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब फाइनेंशियल बनाते टाइम केवल कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखेगा बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखेगा। या कुछ प्योरली फाइनेंशियल नेचर जैसे कोई इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड या डिविडेंड रिसीव, ये सब क्या होता है ना, फाइनेंस में तो दिखता है बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आया, कुछ आइटम्स ऐसे भी होता है जो कॉस्ट अकाउंट में दिखता है बट क्या आपका फाइनेंस में नहीं दिखता। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से, कोई आइटम ऐसा है जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपका अपना कैपिटल, या रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग का रेंट नहीं पे किए बट हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका निकाल के कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन, इवन बुक वैल्यू जीरो भी होने के बाद भी ना डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट में चार्ज करते हैं, जबकि फाइनेंस में चार्ज नहीं करते हैं। तो मैं ये बहुत सारे चीज़ आपको बता दिया। इवन अबनॉर्मल लॉस भी, कहीं कहीं अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता, तो उस केस में कॉस्ट और फाइनेंस में डिफरेंस हो जाता है। तो उस जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हमें रेक्टिफाई करना है, रिकंसाइल करना है। तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो आपने जैसे 11th वगैरह में पढ़े होंगे, रिकन्सिलेशन, जिसको आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हो। वहाँ पे बैंक पासबुक और कैश बुक हो रहा था, यहाँ पे आपका कॉस्ट एंड फाइनेंस का प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल आपको मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट है आपका 1 लाख और फाइनेंस का प्रॉफिट आपका मान रहा हूँ मैं कि 90,000 फाइनेंस का प्रॉफिट। तो भाई आप इसको बराबर कैसे करोगे? बराबर तब करोगे ना, इसको 90 होगा तो आइदर इससे 10 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, भाई आप 10,000 यहाँ प्लस कर दो। तो ये जो प्लस माइनस जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। क्या आप कॉस्ट अकाउंट करेक्शन करोगे या आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेक्शन करोगे? तो एक को आपको बेस लेना पड़ेगा, फिर आप उसको करेक्शन कर सकते हो। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि भाई रिकंसाइल करना है, दोनों का बैलेंस जो है 1 लाख और 90,000, आइदर यहाँ 10 प्लस कर दूँ या फिर यहाँ पे 10 माइनस कर दूँ। तो ये 10 प्लस और 10 माइनस डिपेंड करता है। यदि आप कॉस्ट अकाउंट पे हो, कहाँ पे बैलेंस पे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के बैलेंस पे हो, तो आप माइनस कर दो। लेकिन यदि आप कॉस्ट पे ना हो के आप फाइनेंस में हो तो आप 10,000 प्लस कर दो। तो
तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इसको रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टेटमेंट, इसको हम कैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट, रिकंसिलिएशन। तो स्टेटमेंट बिल्कुल फाइनेंस की तरह बनेगा, पर्टिकुलर, और आपका यहाँ पे एक प्लस कलम होगा और एक आपका माइनस कलम। तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट एज पर किसका, आप प्रॉफिट कहाँ पे हो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो आप कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आप लिखोगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको साथ साथ दे रखा हूँ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यदि लॉस होता तो माइनस में आता, तो प्रॉफिट है तो आप प्लस में 1 लाख लिखोगे। अब आता है कि आपका ये प्लस होगा माइनस होगा, जो भी आइटम आपको दे रखा है इसको हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप देखोगे कि आपका दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, तो इसमें आपका जैसे कॉस्ट अकाउंट और एक आपका फाइनेंशियल अकाउंट, तो ये आप रफ बना सकते हो। आप कॉस्ट अकाउंट में हो तो पहला पॉइंट आप पढ़ो कि लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्ट। तो इसका पहले इफेक्ट देख ढूंढोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट ढूंढोगे कि भाई कॉस्ट यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड होने से कॉस्ट में क्या इफेक्ट हुआ, फिर हम रिजल्ट बाद में लिखेंगे। इफेक्ट पहले ढूंढो कि भाई आपका इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड जब अंडर रिकवर्ड हो गया होगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड होने से तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा, क्योंकि ओवरहेड एक तरह का खर्चा होता है। यदि आप खर्चा कम दिखाते हो तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब देखो तुम कहाँ पे हो, तुम कॉस्ट पे हो, तो यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम बढ़ गए तो उसको तुम माइनस कर दो। और दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर। ओवर रिकवर तो इसका मतलब ज़्यादा हुआ है चार्ज, सो दैट कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो ये दो एंट्री में इसमें कैसे लिखूं, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लेस लिख सकते हो कि क्या है फैक्ट्री ओवरहेड, आपका फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, तो लेस वाला आइटम पे आप लिखोगे 3000 ब्रैकेट दे सकते हो। और उसके बाद सेकंड वाला आइटम क्या है, सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड ज़्यादा रिकवर्ड होने से कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया था, तो इसीलिए हम कॉस्ट में हैं, तो इसीलिए हम कॉस्ट का प्रॉफिट को बढ़ा दिया। बस बड़ा सिंपल सा रूल है कि फाइनेंस के तरीके से चलना है, और कॉस्ट में जो भी चीज़ हो आप उसको अपोजिट करोगे जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में होंगे। तो उसके हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट आया, यदि मैं थर्ड और फोर्थ में चल रहा हूँ, थर्ड में आपका दे रखा है डेप्रिसिएशन एक्सेस इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में एक्सेस होने से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा। यदि फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, अभी हम कॉस्ट में हैं तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया, तो हम भी कम करेंगे, वो जो करेगा हमें वही करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू हुआ है, तो कॉस्ट में ज़्यादा वैल्यू होने से तो कॉस्ट का प्रॉफिट आपका देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक होने से आपका प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें भी ज़्यादा होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ये होने से आपका प्रॉफिट कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो आप कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो यहाँ पे लेस करोगे। तो ये दोनों आइटम को हम यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप लिखोगे थर्ड वाले आइटम क्या हो रहा है आपका माइनस, दोनों ही माइनस हो रहा है, तो लेस आइटम लिख लेंगे। थर्ड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सेस हुआ फाइनेंस में, डेप्रिसिएशन एक्सेस इन फाइनेंस, सो डैट फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया तो हमें भी कम करना पड़ा। अब नेक्स्ट कौन सा, आपका क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट में ज़्यादा होने से कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया था, तो इसीलिए हमें कम करना पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, तो इसको ज़्यादा
जितना शॉर्ट में लिख सकते हो वो लिख लो। तो ये भी आपका लेस हुआ क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आया कि आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। भाई क्लोजिंग स्टॉक की तरह ओपनिंग स्टॉक अपोजिट होता है। तो यदि ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करें तो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ कि ये 1 2 3 4 5 ये 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट में आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू का मतलब कम हुआ है। तो कम किस में हुआ है? फाइनेंस में हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक कम होने से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। आपको हम बता देते हैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा जिसमें भी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो घटेगा, बट ओपनिंग स्टॉक उल्टा होता है, बढ़ेगा तो माइनस होगा, घटेगा तो प्लस होगा। तो इसी हिसाब से ओपनिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यू, कम वैल्यू हुआ है किसमें? फाइनेंस में। तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, फाइनेंस बढ़ गया होगा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। 6th वाला क्या है? 6th वाला आपका बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होने से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब उसी तरीके से 7th वाले में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, सो डैट फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि ये एक्सपेंस लॉस डेबिट साइड में हमने दिखाए होंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हमें कम करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ को हम जब प्रेजेंट करेंगे इसमें तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट वाला क्या होगा? प्लस में आएगा तो आर लिखोगे कि ओपनिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड हुआ था। किस में अंडर वैल्यूड? इन फाइनेंस। तो आपका फाइनेंस के में अंडर वैल्यू हुआ, तो इसीलिए फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, अंडर वैल्यू हुआ था, फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो हमें भी बढ़ाना है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हुआ? बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो फाइनेंस बढ़ गया होगा तो हमें भी बढ़ाना है। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट किस में नहीं दिया, बैंक इंटरेस्ट किस में है, लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है तो इसलिए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट फाइनेंस में आया होगा तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें भी उसको ऐड करना है। लास्ट वाला है कि प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स होने से फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया तो हमें भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हम कहाँ पे है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स होने से आपका कॉस्ट फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हमें भी कम करना पड़ेगा 7000 माइनस में। तो आप इसका टोटलिंग इस तरीके से लिखो, इन दोनों को टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 1,13,000। अब यहाँ पे बड़े वाले दोनों तरफ लिख लो 113 और यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट आज पर। पहले आपने किससे लिए थे? कॉस्ट अकाउंट, तो हम पहुँच जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं? हम इसका हर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकन्सिलेशन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस ना दे के हमें दिया होगा तो हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है। तो आप कॉस्ट शीट आपका जो बनाया जाएगा वो आपको जैसे पता है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग आपका इस तरीके से बनाया जाता है, डिटेल्स अमाउंट। तो इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसमें क्या होता है ना, परचेज वगैरह होता है तो आप परचेज करते हैं तो परचेज, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपका ये फाइनल आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करते थे डायरेक्ट वेजेस, अनडायरेक्ट एक्सपेंस ये जोड़ते थे तो आपका प्राइम कॉस्ट आता था। तो यदि ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इससे जस्ट पिछला वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपका आता है ये ग्रॉस वर्क कॉस्ट में फिर हम ऐड करते थे ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP। तो आपका आंसर आ जाता था ये यहाँ पे ग्रॉस वर्क कॉस्ट था, यहाँ पे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता था। फिर हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ते थे, ऑफिस ओवरहेड, तो आपके पास आंसर आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर आप क्या करते थे? ओपनिंग फिनिश गुड प्लस होता था और क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस होता था। तो आपका आंसर आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
फिर आप सेलिंग ओवरहेड जोड़ते थे, सेलिंग ओवरहेड, तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल में फिर आप क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल में जब आप प्रॉफिट जोड़ोगे, तो थोड़ा सा यहाँ रह गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल में जब आप प्रॉफिट जोड़ते थे, तो प्रॉफिट जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, सेल में। तो यहाँ से इस तरीके से कॉस्ट का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते थे। कॉस्ट का इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल पे पहुँच जाएंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेल। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट होता है। बट आपका कॉस्ट का प्रॉफिट नहीं दे रखा है, ना फाइनेंस का प्रॉफिट दे रखा है, तो इसी केस में आपको फाइनेंस का भी प्रॉफिट यदि बनाना हो तो इस केस में फाइनेंस का प्रॉफिट ऐसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपको जैसे फाइनेंस का बनाते हो तो यहाँ देखो रॉ मटेरियल का आता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग स्टॉक करके आप लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग, एक आपका WIP का ओपनिंग, एक आपका फिनिश गुड का ओपनिंग। बट यहाँ पे रॉ मटेरियल अलग, WIP अलग, फिनिश गुड अलग होता था। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में भी सेम उसी तरीके से रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। और उसी तरीके से आपका यहाँ परचेज आता था, परचेज, और यहाँ पे आता था सेल्स। तो उसके बाद आपका जितने भी एक्सपेंस है, बहुत सारे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से होता था, यहाँ पे एक्सपेंस के नाम से, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये तो आएगा ही। उसके साथ कुछ फाइनेंशियल नेचर का भी आइटम आता है, जैसे इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स या कोई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविज़न, तो ये सारी चीज़ आता है। और क्रेडिट साइड में आपका क्या आ जाता है, जैसे कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब जो फाइनेंशियल, प्योरली फाइनेंशियल नेचर का होता है, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बचता है, नेट प्रॉफिट, जिसको हम फाइनेंस का प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा था, कॉस्ट का दे रखा था, तो मैं फाइनेंस में पहुँच जाता था, या फिर कॉस्ट का फाइनेंस का देता था तो हम कॉस्ट में आ सकते हैं, उसका अपोजिट करके। बट यहाँ पे आपको दोनों बनाना है। आपको क्या बनाना है, कॉस्ट शीट भी बनाना है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। फिर उसके बाद कॉस्ट में कॉस्ट का प्रॉफिट निकलेगा, फिर फाइनेंस में फाइनेंस का प्रॉफिट निकलेगा। उसके बाद हम तीसरा बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन। तो इसका थोड़ा सा प्रोसीडियर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि भाई ये रॉ मटेरियल का आपका ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, फिनिश गुड का भी दे रखा है, परचेज भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखा है, देन आपका फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, ऑफिस ओवरहेड दे रखा है, फिर वर्क एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, जो कि फाइनेंस में यूज होगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बनाना है, एक तो कॉस्ट शीट बनाना है, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर आपको रिकन्सिलेशन। तो इसका मतलब तीनों चीज़ यहाँ पे बनाना है। तो आप देखो, पहले आप कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट में किस तरीके से चलेगा, कॉस्ट शीट में आपको कॉस्ट शीट, तो यहाँ पे आपको डिटेल और अमाउंट कॉलम बनाना है, डिटेल और अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर। तो आपका शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, इसका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 30,000। जबकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका 180, और आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 45,000। तो आपका यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका कितना आ गया, 30,000 प्लस 180, तो 210 माइनस 45,000, तो ये आपका आ गया 165,000। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में देखो आप डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, तो वेजेस आपका कितना दे रखा है, आपका 75,000। तो 75,000 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 240। तो
इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 240। अब आप देखो प्राइम कॉस्ट जोड़ने के बाद आपके पास क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 25% ऑफ पीसी। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 25% ऑफ पीसी। तो 240 का 240 इंटू 25%, तो आपका यहाँ हो जाएगा 60,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाता है वर्क कॉस्ट। कोई WIP वगैरह तो है नहीं, तो वर्क कॉस्ट आपका आ गया 3 लाख। वर्क कॉस्ट आपका कितना आ गया 3 लाख। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्क कॉस्ट के बाद आपको जोड़ना है कौन सा बच गया, वर्क कॉस्ट के बाद आप यहाँ पे कर लो ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड बोल रहा है कि 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट अलग होता है, फैक्ट्री ओवरहेड अलग होता है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया था 60,000। अब उस 60,000 का कितना परसेंट आपका यहाँ पे दे रखा है, 60,000 का आपका 75%। तो आपको पता चला कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड आपका आया 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 345 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड प्लस होता है। ओपनिंग फिनिश्ड गुड आपका 60,000 प्लस होता है, जबकि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड आपका माइनस होता है। तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड 15,000 माइनस। तो आपका यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 345,000 प्लस आपका 60,000, देन माइनस कितना 15,000। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 390। आप अभी उसके बाद क्या है, एक सेलिंग ओवरहेड होता है, सेलिंग ओवरहेड आपके पास नहीं है। तो आपको क्या रखना है, आपको इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल भी यही हो गया, क्योंकि आपके पास सेलिंग ओवरहेड तो है नहीं। तो आप इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेल में आ जाएगा। प्रॉफिट कितना लिखा है 25% ऑफ कॉस्ट, तो 25% आप इसका जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 97,500। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट अकाउंट बन के रेडी हो गया। तो सेल कितना 487,500। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट शीट बनाना है तो आपको एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को आप कॉस्ट शीट बना लो। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट शीट बनाने के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखोगे तो इसमें क्या होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा, आपका सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आता है ब्रॉट डाउन क्या क्या है भाई, एक तो रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग 30,000, फिनिश्ड गुड आपका 45,000, सॉरी फिनिश्ड गुड आपका 60,000। तो फिनिश्ड गुड आप लिख लो 60,000। और उसी तरीके से आपको क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग कितना है भाई, कैरेट डाउन में क्लोजिंग लिखो। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग आपका है 45, जबकि फिनिश गुड का आपका है, फिनिश गुड का 15,000। और सेल लिखना है तो आपको सेल वहीं से लिखना है कॉस्ट वाला 487,500, क्योंकि सेल डिफर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, आप और क्या बच गया, एक तो परचेज है। परचेज आपने कितना परचेज किए थे 180, परचेज आप लिख लो 180। देन आपके पास वेजेस है, वेजेस कितना 75। उसके बाद ये दोनों आएगा नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली कॉस्ट शीट के लिए बना था। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास नीचे लिखा है कि एक्चुअल वर्क एक्सपेंस। तो वर्क एक्सपेंस यहाँ पे है, वर्क एक्सपेंस या फैक्ट्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो वर्क एक्सपेंस आपका कितना है 58,125। और ऑफिस एक्सपेंस कितना है, ऑफिस एक्सपेंस आपका आ जाएगा 45,750। तो आपका इसी हिसाब से हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आएगा, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आपका देखो 487,500 प्लस 45,000 प्लस 15,000, तो ये आपका आ गया 547,500।
547,500, उसमें से आप जब माइनस करोगे 90,000 माइनस 180 माइनस आपका 75 ये क्या था आपका वेजेस 75,000 है, माइनस 75,000 माइनस आपका 58,125 माइनस आपका 45,750। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 98,625। तो ये आ गया 98,625 आपका प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से 98,625। तो हम दो काम कर लिए, प्रॉफिट निकाल लिए कॉस्ट के हिसाब से, प्रॉफिट निकाल लिए फाइनेंस के हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है भाई आपको रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। तो रिकन्सिलेशन अकाउंट हम यही बनाते हैं रिकन्सिलेशन। तो रिकन्सिलेशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा? तो रिकन्सिलेशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप लिखोगे, तो इसमें दो कॉलम होगा प्लस एंड माइनस और ये पर्टिकुलर। तो आप प्रॉफिट कॉस्ट के हिसाब से उठाओ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कितना था 97,500। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस हुआ है। देखो आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं, परचेज वेजेस में भी कोई चेंज नहीं, बस आपका चेंजेस इसमें है। किसमें? फैक्ट्री ओवरहेड में चेंज है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 और जबकि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड वर्क एक्सपेंस आपका 58,125। तो आप उसी तरीके से रफ बना सकते हैं, एक कॉस्ट अकाउंट का, एक फाइनेंस अकाउंट का। तो ये आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। हम जब कॉस्ट अकाउंट में है और कॉस्ट अकाउंट में आपको देखोगे ओवरहेड किस में ज़्यादा है, ओवरहेड कॉस्ट में ज़्यादा है, तो इसलिए कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा। और कॉस्ट का प्रॉफिट कितना कम हो गया होगा? 60,000 माइनस 58,125। तो इसका मतलब 1875 से कॉस्ट अकाउंट कम हो गया होगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा चार्ज कर दिया हमने कॉस्ट में। तो 1875 यदि कॉस्ट में ज़्यादा चार्ज हो गया होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब हम कॉस्ट में हैं तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे ओवरहेड एक्सेस, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेस इन कॉस्ट, एक्सेस इन कॉस्ट। तो कितना? तो इसका मतलब 1875। अब आप नेक्स्ट डिफरेंस आप नोट करो। नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड यहाँ पे 45, जबकि ऑफिस एक्सपेंस 45,750। तो इस केस में फाइनेंस में 750 से फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि फाइनेंस में ज़्यादा है इस बार। तो फाइनेंस का प्रॉफिट 750 से कम हो गया होगा, तो हमें भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हम कॉस्ट में हैं। तो वो फाइनेंस जो भी करेगा हमें वही करना है। तो यहाँ पे 750 आप माइनस कर दो एक्सेस इन फाइनेंस अकाउंट, और बाकी और कोई पॉइंट में तो चेंजेस नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आके पहुँच जाएगा 1875 97,500 माइनस आपका 750। तो जब आंसर आएगा वो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो हमने फाइनेंस का निकाल रखे हैं 98,625। तो ये प्रॉफिट एज पर हम कॉस्ट अकाउंट लिए थे, प्रॉफिट एज पर आपका फाइनेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये था आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट। तो रिकन्सिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके तीन चीज़ आ सकता है। कॉस्ट शीट बनाना है, कॉस्ट का प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फाइनेंस का प्रॉफिट निकालना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम रिकन्सिलेशन बना के देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको अच्छे से आप कर लो। और ये यदि आपको कॉस्ट शीट वाला प्रॉब्लम है तो आप इससे जस्ट पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करते रहो। आगे हम वीडियो ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।